सो सॉरी अबाउट द ब्रेक, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ा बट इट्स ओके, मैं जल्दी वापस आ गया। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेक्शन 23, जहाँ हमने रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली के बारे में डिस्कस करा। तो बेसिकली इसको हम समझते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो गेनिंग रॉन्गफुली का मतलब क्या है? ए के पास एक बॉक्स है, ठीक है। बी ने इस बॉक्स को लेने के लिए एक सिमिलर सेट ऑफ बॉक्स बनाया और ए के पास जा कर के बैठा, और जब बैठे थे तो उन लोगों ने अपने बॉक्स एक्सचेंज कर लिए। बी ने इसका बॉक्स उठा लिया चुपचाप से और ए को अपना खाली बॉक्स दे दिया। तो ए ने जब जा कर के देखा कि इसका बॉक्स खाली है और बी ने जब बॉक्स खोला तो उसको ए का बॉक्स मिल गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए ने रॉन्गफुल लॉस, ए को रॉन्गफुल लॉस हुआ है और बी को रॉन्गफुल गेन हुआ है। यहाँ पर को ए ने रॉन्गफुली लॉस करा है, बी ने रॉन्गफुली गेन करा है। यही ये सेक्शन बोलता है, गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली। ठीक है, आई होप एग्जाम्पल से क्लियर हो गया हो। सॉरी अबाउट दैट। फिर आते हैं हम डिसऑनेस्टली पर। देखो रॉन्गफुल, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। जो आपका रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल गेन तक का ठीक है, यहाँ तक का आपने गेन लॉस की बात करके बता दी। बट अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा से और एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक के बारे पर, जो है डिसऑनेस्टली। ये पहला आपका चीज़ है जो शो करता है आपका मेंसरिया। डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्टली आपको शो कर रहा है, मेंसरिया शो कर रहा है, मेंटलिस्टली। Whoever does anything with the intention, मेंसरिया का पाना है, with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly. Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly. तो इसका मतलब क्या है समझते हैं। तीन लोग ए बी सी, तो ए के पास बॉक्स है, बी के पास बॉक्स नहीं था, सी ने कहा बी से एक बॉक्स बना ली, बी बॉक्स बना के लेकर आया। सी ने ए और बी को एक साथ बेंच पर बैठा दिया और एक जो पानी गिरा करके बी के बॉक्स को चेंज करने की उसकी हेल्प करी। तो सी ने बेसिकली क्या काम करा? सी ने जो काम करा वो काम करा डिसऑनेस्टली, क्योंकि उसने एक को रॉन्गफुल लॉस कराया, एक को रॉन्गफुल गेन कराया। अब हो सकता है अगर सी को हटा दे तो बी अगर ये काम करे तो बी ने भी डिसऑनेस्टी में काम करा। बी ऑल्सो एक्टेड डिसऑनेस्टली बिकॉज उसने ए को रॉन्गफुल लॉस कराया और खुद को रॉन्गफुल गेन कराया। ठीक है, तो कोई भी ऐसा आदमी जो खुद को किसी आदमी को रॉन्गफुल लॉस और किसी को रॉन्गफुल गेन कराए, यू कैन से दैट ही इज एक्टिंग डिसऑनेस्टली। फिर आता है फ्रॉडलेंटली। A person is said to do things fraudulently if he does that thing with the intent to defraud but not otherwise. अब किसी को आप बेवकूफ़ बनाने के लिए कोई काम कर रहे हो, देन आपने फ्रॉडलेंटली वो काम करा, तब आप कह सकते हो कि आपने फ्रॉड करा है, अदरवाइज आपने फ्रॉडलेंटली एक्ट नहीं करा। आप मिस्टेक पे एक्ट कर सकते हो, आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट पर एक्ट कर सकते हो, बट अगर आप सपोज आपके पास एक घोड़ा है जिसका एक पाँव टूटा है, बट आपने उस बात को छुपा कर रखा कि तो आपका घोड़ा बिक जाए, देन यू एक्टिंग फ्रॉडलेंटली, फ्रॉडलेंटली आप डिफ्रॉड कर रहे हो। बट वहीं पर को आपको पता ही नहीं है कि आपके घोड़े के पाँव में इंजरी है और आप घोड़ा बेच दे रहे हो, तो इन दिस केस यू आर नॉट एक्टिंग डिसऑनेस्टली। आपका इंटेंशन बेचने का था, आपका इंटेंशन फ्रॉड करने का नहीं था। ठीक है, तो आपका इंटेंशन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फ्रॉडलेंटली। सॉरी अबाउट दैट। फिर हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, रीज़न टू बिलीव। A person is said to have reason to believe a thing if he has sufficient cause to believe the thing but not otherwise. A person is said to have reason to believe a thing if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise. अगर कोई आदमी कोई चीज़ को देख करके उसको लगता है कि उसके सफिशिएंट कॉज है कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो सकता है, देन यू कैन से कि उसके पास रीजन टू बिलीव है। ठीक है, मतलब अगर आप देख रहे हो कि एक आदमी बहुत देर से घूमने पे लगा है, उसके पास हाथ में बैग है जिसमें वो बार बार देख के झाँकता है, टाइम देखता है, तो आपको लग रहा है कि यार ये पर्सन कुछ गलत काम करने वाला है,
तो आपके पास सफिशिएंट कॉज है, ठीक है। आपने सुना है, आपको न्यूज़ मिलेगी कि धमाका होने वाला है और एक आदमी बहुत इनअप्रोप्रिएट तरीके से एक्ट कर रहा है, तो आपके पास सफिशिएंट कॉज है वो चीज़ को बिलीव करने का, तब आप कहोगे कि आपके पास रीज़न टू बिलीव है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं 27 पर, प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। When any property is in the possession of a person's wife, clerk or servant on account of that person, it is in that person's possession within the meaning of code. When property is in the possession of a person's wife, clerk or servant on account of that person, it is in that person's possession within the meaning of this code. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी बंदे के पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी का जो पोजेशन है उसकी वाइफ के पास, उसके सर्वेंट के पास और किसी और के पास है, तो इसका मतलब होगा कि उस पर्सन के पास वो प्रॉपर्टी है। सपोज दैट इज सेम एग्जांपल लेकर समझाता हूँ उसको थोड़ा सा। ए है, ए के पास बॉक्स है, ए ने कहा कि इस बॉक्स को थोड़ी देर के लिए से कि वो वॉशरूम जा रहे हैं, जरा इसका ध्यान रखिएगा, उसको पकड़ लो, सेकंड में वॉशरूम होकर आया, ए चला गया वॉशरूम करने के लिए अंदर, तो ए ने क्या करा, जो बॉक्स का पोजेशन था वो दे दिया बी को, ठीक है। तो सेक्शन ये बोल रहा है जिसका पोजेशन हो जाएगा वो बी के पास हो जाएगा। अब अगर कुछ गायब होगा तो पोजेशन बी के पोजेशन से गायब हुआ वो चीज़, अब वो ए के पोजेशन से गायब नहीं हुआ। गेटिंग माई पॉइंट? तो व्हेन प्रॉपर्टी इज इन द पोजेशन ऑफ अ पर्सनस वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, इट इज़ इन पर्सनस पोजेशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड। अब इसमें जो वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट इसका यूज़ इसलिए कर रखा है कि आपकी जो प्रॉपर्टी होगी आप किसी ऐसे रैंडम आदमी को नहीं पकड़ाओगे, आप उसको अपनी वाइफ को, क्लर्क को, सर्वेंट को पकड़ाओगे। तो अ पर्सन एम्प्लॉयड टेम्परेली और ऑन अ पर्टिकुलर लोकेशन इन द कैपेसिटी ऑफ अ क्लर्क और अ सर्वेंट इज अ क्लर्क और सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो आप उसको टेम्परेली नहीं एम्प्लॉय करो। सपोज आप किसी को अभी जा रहे हो, आप कह रहे हो कि मेरे साथ चल दे, एक महीना देखो मैं रखता अपने साथ, मेरे साथ मेरी हेल्प कर देगा, तो उस केस पर भी प्रॉपर्टी उस पर्सन के पास है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं काउंटरफीट। अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग, intending by means of the resemblance to practice deception or knowing it is to that deception will thereby be practiced, ठीक है। तो कोई भी इंसान अगर कोई चीज़ की कार्बन कॉपी बना दे जिससे वो किसी को डिसीव कर सके, डिसेप्शन कर सके, सेम चीज़ दिखा करके, देन यू कैन से कि काउंटरफीट कर रहा है। इट इज़ नॉट एसेंशियल टू काउंटरफीटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। तो अगर आपने देखा हो चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया करके पैसे निकल करके आ रहे, बेसिकली इट्स काइंड ऑफ काउंटरफीट, बिकॉज देखो वो करेंसी आप क्राइम नहीं कर रहे हो, आपका इंटेंशन कुछ और है, मेंसटे का एलिमेंट बेसिक है। ये अच्छा एग्जाम्पल दिमाग में आया मेरे, मैं उसमें जाता हूँ आपको। आपने बिजनेस जैसे गेम खेले होंगे, ठीक है, आपको याद होगा आप खेलते आ रहे होगे बचपन से बिजनेस वगैरह, तो उसमें करेंसी होती है आपके पास जो गत्ते की होती है। आपने देखा होगा कि पेपर वाली करेंसी निकल करके आती है 1000 रुपये की, 500 रुपये की नोट की, बट यहाँ पर वो लिखा होता है चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया। तो और महात्मा गांधी की फोटो भी होती है, बाकी सब जो नोट का दिखने का तरीका, साइज, सीख सब कुछ सेम होता है। अब इस केस पर ये क्या बोल रहा है इस केस पर ये बोल रहा है कि इट इज़ नॉट एसेंशियल टू क्वांटिफिटिंग दैट इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट, भले वो एग्जैक्ट ना भी दिख रहा हो तभी वो क्वांटिफिटिंग है। तो जैसे ही ऐसी आप करेंसी देखोगे, इट्स ए क्वांटिफिक करेंसी, उसका यूज़ नहीं है बिकॉज लोग देख के पहचान लेंगे कि फेक करेंसी है, बट द इंटेंशन वॉज डिफरेंट, बट यू आर बीइंग क्वांटिफिक। Second, when a person causes one thing to resemble another thing, and the resemblance is such that a person will be deceived thereby, it shall be presumed until the contrary is proved that the person who causing the one thing resemble the other thing, intended by means or the resemblance of practice, deception or knew it to be like to be deception would thereby be practiced। तो अगर एक आदमी कोई चीज़ को किसी और की रिजेंबल करवाता है और जो रिजेंबलेंस है वो इस तरीके से है कि दूसरा इंसान देख करके रिसीव हो जाए, जब तक ऑपोजिट प्रूव ना हो। जैसे मैं आपको नोट का एग्जांपल दिया करेंसी नोट वाला, उस एग्जांपल पर आप दिखा सकते हो कि आपका जो पर्पस है इट्स फॉर अ मोनोपोली गेम, कि लोग देख करके खेल पाएँ और लोगों को इन्जॉय गेम में ज़्यादा मज़ा आए क्योंकि करेंसी दिखने में सेम टाइप की है। तो आपका जो एक्ट है दूसरा हो गया, यहाँ पर आप क्वांटिटी प्रूव कर दिया आपने। पर अगर आप नहीं प्रूव कर पा रहे हो तो जो इंसान ऐसा काम करने पर लगा है तो आप कहोगे कि उसने काउंटरफीट प्रैक्टिस कर दिया है, ठीक है। अगर कोई वो वुड को इमिटेट करता है तो उसने फिर इमिटेशन प्रैक्टिस कर दिया। फिर हम आते हैं डॉक्यूमेंट पर।
The word document denotes any matter expressed or described upon any substance by means of letter, figure, or mark, or by more than one of those means intended to be used or which may be used as evidence of the matter. The word document denotes any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures, or marks, or by more than one of those means intended to be used or to be used as evidence of that matter. डॉक्यूमेंट का मतलब क्या, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर को आपने लेटर, फिगर, मार्क्स से कुछ चीज़ डिनोट कर दी हो, जिससे कोई चीज़ एक्सप्रेस हो रही हो जो सब्सटेंस की हो और इसको यूज़ करके आप उसका एविडेंस की तरह इसको यूज़ कर सकते हो, देन इट इज़ अ डॉक्यूमेंट, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ डॉक्यूमेंट। जैसे अगर आप एक डिग्री की बात करते हो उसमें आपका नाम आम सब कुछ होता है, आप मार्कशीट देते हो उसमें आपका नाम पता सब कुछ दिया होता है, तो ये क्या है, यहाँ मार्क हैं, फिगर्स है, एक्सप्रेशन हैं, ठीक है, मोर आइदर ये हैं या मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स है, एक है, एक से ज़्यादा चीज़ें हैं। तो इस केस पर अगर आप इनको यूज़ कर रहे हो, इंटेंड कर रहे हो यूज़ करना कि बाद में ये एविडेंस की तरह काम आए, तो ये एविडेंस के दिखा रहा है कि आप पास हो गए हो, राइट, तो ये डॉक्यूमेंट है, अदरवाइज इट इज़ नॉट डॉक्यूमेंट। अब आता है, इट इज़ इमैटेरियल बाय वट मीन्स और अपॉन वट सब्सटेंस द लेटर, फिगर्स और मार्क आर फॉर्म और वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज्ड फॉर जस्टिस और नॉट। तो कोर्ट के लिए यूज़ हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट उसका पर्पज़ होना चाहिए कि जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो वो कहीं ना कहीं एविडेंशियली वैल्यू रखता हो। आपकी मार्कशीट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आप पैदा हुए एक सर्टिफिकेट दे दिया, दिखा रहे कि आप पैदा हुए हो, डेथ सर्टिफिकेट, आपकी मेडिकल की पर्ची कि आप दुकान गए थे, वो डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब अ राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच विल बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अ डॉक्यूमेंट। अ चेक अपॉन अ बैंकर इज अ डॉक्यूमेंट। Power of attorney is a document. A map of range is intended to be used or which will be used as evidence is a document. A writing containing directions or instruction is a document. ठीक है, तो कोई भी चीज़ जहाँ कुछ लिखा हो जो आप एविडेंस की तरह यूज़ कर सको वो डॉक्यूमेंट है। अगर यूज़ ना हो एविडेंस की तरह वो डॉक्यूमेंट नहीं है। अब सपोज मैं बैठ करके कुछ कागज़ पे स्क्रैबल करके पेंसिल के कुछ कर दूँ तो इज इट अ डॉक्यूमेंट? नो। वाई? क्योंकि एविडेंस की तरह यूज़ नहीं होगा। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन के ऊपर। Whatever is expressed by means of letter, figures or mark as explained by a mercantile or the usage shall be to be expressed by such letter, figure or marks in the meaning of this section, although the same may not be actually expressed. उसको उसने एक्सप्लेन कर रखा है illustration लेकर। A writes his name on the back of a bill of exchange payable to his order. The meaning of the endorsement as explained by mercantile usage is that the bill is to be paid to the holder. The endorsement is a document and must be construed in the same manner as if payable to the holder or words in the effect has been over the signature. तो मतलब क्या है, आपने NI एक्ट पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा एक कंसेप्ट के बारे में जो है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज आपने इशू करा, यहाँ पर सब कुछ दे दिया, क्या समटाइम सब कुछ आपने लिख दिया, इसकी बैक साइड पे आपने एक बंदे को पे करा, इसकी बैक साइड पे आपने साइन करके इंडोर्स कर दिया कि यू कैन ऑल्सो पे टू होल्डर इन ड्यू कोर्स, जिसके पास से रहेगा उसको भी आप पे कर सकते हो, ठीक है। अब इस केस पे क्या हो रहा है, आपने इंडोर्स कर दिया, मर्केंटाइल यूसेज का जो लॉ है उसके हिसाब से दिस इज कंसिडर्ड एज अ इंडोर्समेंट और पे करना पड़ेगा, तो इसको आप ऐसे ही कंस्टिट्यूट करोगे, पे करोगे, इसकी वैल्यू एविडेंशियली मर्केंटाइल यूसेज के हिसाब से बन जाएगी। क्योंकि बेसिक पर्पस जो लॉ आने से पहले भी था, आने के बाद भी था, वो है कि आपकी इकोनॉमी जो है चलते रहे, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या है? द वर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल हैव द सेम मीनिंग असाइन टू देम इन क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ IT एक्ट 2000। इसमें जो IT एक्ट डेफिनेशन दे रखी है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, डेटा वगैरह, वो ये है, ये बेसिक है, इसमें जानने की जरूरत नहीं है, इसलिए IT एक्ट खोलना पड़ेगा, डेफिनेशन चेक करनी पड़ेगी एग्जैक्ट क्या दे रखी है। आप चाहो तो कर सकते हो बट नीड नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब क्या है, IT एक्ट के अंदर जिसको इलेक्ट्रॉनिक एक्ट डिफाइन कर रखा है सेक्शन 2T1 में, तो वो आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। अब आते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी। द वर्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट अ डॉक्यूमेंट विच इज अ पर्पज टू बी अ डॉक्यूमेंट whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished or replaced, or whereby any person acknowledges that he lies under legal liability or has not a certain legal right। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट
अब वैल्यूबल सिक्योरिटी की जो डेफिनेशन है बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो यहाँ कवर क्या हो रहा है, वैल्यूबल सिक्योरिटी का मतलब है कोई भी डॉक्यूमेंट जो करता हो विच इज़ और पर्पज टू बी अ डॉक्यूमेंट देयर बाय एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड। पहला, आपके राइट क्रिएट हो रहे हैं, जैसे आपने शेयर की बात करी, उससे आपके कंपनी पर राइट क्रिएट हो रहे हैं, इट इज़ अ वैल्यूबल सिक्योरिटी। एक्सटेंडेड, आपके राइट एक्सटेंड हो रहे हैं, रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट, वैल्यूबल सिक्योरिटी। ट्रांसफर्ड, अगर आप प्रॉपर्टी को बेचते हो, मॉर्गेज करना, ठीक है, कोई लीज में दे देना प्रॉपर्टी को, या उसके अलावा गिफ्ट डीड, विल, ये चीज़ें हैं इससे आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, एक्सटिंग्विश कर रहे हो या रिलीज़ कर रहे हो, या जिससे कोई इंसान एक्नॉलेज करता है कि उसकी लीगल लायबिलिटी है या लीगल लायबिलिटी नहीं है, वो सब एक वैल्यूबल सिक्योरिटी का पार्ट बनता है। अब इसका एग्जांपल दे रखा है, ए राइट्स इज नेम ऑन द बैक ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, ए इज द इफेक्ट ऑफ दिस एंडोर्समेंट टू ट्रांसफर द राइट टू द बिल टू एनी पर्सन हु मे बिकम द अनलॉफुल होल्डर ऑफ इट, द एंडोर्समेंट इज अ वैल्यूबल सिक्योरिटी। इन्हें बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे कोई भी जो लॉफुल होल्डर उसका बनेगा, उस बिल के राइट किसी इंसान को दे देना जिसके पास वो बिल ऑफ एक्सचेंज स्टैम्प पर होगा, उसने साइन करके इंडोर्स कर दिया, इस केस पे इट बिकम्स अ वैल्यूबल सिक्योरिटी, क्योंकि इससे आपकी जो राइट है वो आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें एक केस है, उस केस को हम देखते हैं। द केस है, द सर्टिफिकेट्स विच आर फाउंड एज फोर्ज्ड फॉर बीइंग एडमिटेड इन द कॉलेज कुड बी डिस्क्राइब्ड एज अ वैल्यूबल सिक्योरिटी। तो कंसाहेब कालू पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का 81 का एक केस है, जिसमें कोर्ट ने ये हेल्प करा कि द सर्टिफिकेट्स विच आर फाउंड एज फोर्ज्ड फॉर बीइंग एडमिटेड इन द कॉलेज कुड बी डिस्क्राइब्ड एज वैल्यूबल सिक्योरिटी। अब ये वैल्यूबल सिक्योरिटी क्यों बना, कैसे बना, इसमें क्या हो रहा है, आपकी जो राइट है वो आप अपने राइट को क्रिएट कर रहे हो कि मैं पढ़ सकता हूँ, मैंने पास कर दी, ग्रेजुएशन कर ली है, मेरे राइट दे दो मुझे पढ़ने के, ठीक है, तो वो बन जाएगा आपकी वैल्यूबल सिक्योरिटी। वैल्यूबल सिक्योरिटी का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको दिखा करके आप राइट क्रिएट, एक्सटिंग्विश, एक्सटेंड या कोई भी चीज़ करा लो, देन इट इज़ अ वैल्यूबल सिक्योरिटी। अब आते हैं विल पर। द वर्ड्स अ विल डिनोट एनी टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट। दो टाइप के डॉक्यूमेंट आप पढ़ोगे, टेस्टामेंटरी एंड नॉन टेस्टामेंटरी। टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट में आप राइट देते हो, नॉन टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट में आप राइट आपके लीगली प्रोवाइड हो जाते हैं। जैसे आप विल बना करके मरे तो आपने अपनी राइट बताई कि किसको क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, आप बिना बनाए मिल गए, तब भी आपकी प्रॉपर्टी आपके जो वंशज होंगे उनको डिवॉल्व होगी, पर उस केस पे कैसे होगी, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट डिफरेंट, नॉन टेस्टामेंटरी डिफरेंट। तो विल इज अ टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट, बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशन। तो एक्ट में जो वर्ड आएगा उसमें इलीगल ओमिशन भी इंक्लूड होगा। In every part of this code except where a contrary intention appears from the context, word which refer to act will also extend to illegal omission. तो जहाँ जहाँ एक्ट यूज़ कर रखा है वहाँ वहाँ ओमिशन वर्ड भी यूज़ होगा। तो अगर आपने कहीं पर वर्ड एक्ट यूज़ हो रहा है आपका, तो इसका मतलब ओमिशन भी इसमें इंक्लूडेड है। कहाँ कहाँ पर को है वो डिपेंड करेगा कंटेक्स्ट देखकर, या कंटेक्स्ट में साफ साफ क्या रखा है एक्ट ओनली, तो एक्ट ओनली होगा, कंटेक्स्ट में साफ नहीं कर रखा है तो एक्ट और ओमिशन दोनों काउंट हो जाएंगे। अब एक्ट ओमिशन क्या है, द वर्ड एक्ट डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट एज सिंगल एक्ट, द वर्ड ओमिशन डिनोट्स एज वेल एज सीरीज ऑफ ओमिशन एज ए सिंगल ओमिशन। तो अगर आप एक एक्ट करो या आप 10 एक्ट करो, उसका मतलब सेम ही है। आप एक ओमिशन करो, आप 100 ओमिशन करो, उसका मतलब सेम ही है, ठीक है। अब 100 एक्ट करो तभी उसको ओमिशन मानोगे, आप एक्ट मानोगे, और 100 ओमिशन करो उसको ओमिशन मानोगे। अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, ये 34 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो, देख लो। एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। ये बात करते हैं कॉमन इंटेंशन की। अगर कोई आदमी कुछ एक्ट करते हैं एक कॉमन इंटेंशन को पूरा करने के लिए, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स in furtherance of the common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone.
ठीक है, एक बार मैं फिर पढ़ता हूँ. When a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, each of such person is liable for the act in the same manner as if it were done by him alone. तो इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल से. ठीक है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको प्यारा सा एक सोच करके. अब क्या हुआ, लेट अस से ए एक आदमी है जिसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, एक बहुत अमीर आदमी है. ए के दो बेटे हैं, बी एंड सी. एक की एक बेटी है जिसका नाम बी है और बी के कुछ नौकर हैं, सर्वेंट्स हैं ई एफ और जी. अब क्या हुआ, ए के पास प्रॉपर्टी है, ए की एज हुई है 75 और ए अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है किसी चैरिटी. ठीक है, ए ने कहा अपनी प्रॉपर्टी किसी जाकर के चैरिटी को दान कर रहा है. अब बी सी डी को लगा खतरा, भाई ये क्या हो गया. ठीक है, अगर प्रॉपर्टी यहाँ से ले जाएगी हमारे पास कुछ नहीं बचेगा. तो इन लोगों ने जाकर के एक प्लान बनाया कि हम लोग ए को मार देते हैं इससे पहले कि प्रॉपर्टी चैरिटी को डोनेट कर दें. तो उन लोगों ने ई एफ जी को बोला कि तुम हमारी हेल्प करोगे तो हम तुमको 1 लाख रुपए हर जने को देंगे. ठीक है, ये लोग अग्री कर गए. अब जैसे ही लोग अग्री, ई और एफ अग्री करके मानते हैं, जी अग्री नहीं करा. ई एफ ने अग्री करा, जी ने अग्री नहीं करा. अब क्या हुआ, ई एफ ने अग्री करा है, जी ने अग्री नहीं करा, जी चला गया. अब जी का कुछ लेना देना नहीं है. अब क्या हुआ कि बी लेकर के आया पॉइजन. ठीक है, बी पॉइजन लेकर के आया, सी ने इस पॉइजन के पैसे दिए. सी ने इस पॉइजन के पैसे दिए और डी ने रिसर्च करके परेशान करके अपने पापा ए से बोला कि आप चाय पियो चाय पियो चाय पियो, चाय बनवाती है. चाय पीने के लिए फोर्स करा ए को डी ने. ठीक है, ए ने डी को चाय पीने के लिए फोर्स करा. तो तीनों का इंटेंशन कॉमन है कि हम लोगों को ए को मारना है. बट डी ने खाली फोर्स करा, सी ने पैसे दिए, डी पॉइजन लेकर के आया. तो उन्होंने कोई काम नहीं करा. अब उन्होंने ई से बोला कि भाई तू एक काम कर, चाय बना दे. और चाय, या ऐसा करते घी ने वो ना करके घी ने चाय बनाई. ठीक है, घी ने चाय बनाई और ई ने उस चाय पर पॉइजन डाल दिया और एफ ने जाकर के चाय ए को दी. अब एग्जाम्पल क्लियर नहीं है, फिर से एक बार क्लियर करता हूँ. एक आदमी है ए जिसके 3 बच्चे हैं, बी सी और डी, और 2 नौकर हैं, 3 नौकर हैं ई एफ और जी. इस केस पर ए के पास प्रॉपर्टी है, अब प्रॉपर्टी को चैरिटी को दान कर रहा है. तो इसने क्या कहा, बी ने क्या करा, उन्होंने प्लान बनाया कि ए को मार देता और कहा कि जो हेल्प करेगा उसको हम 1 लाख रुपए देंगे. ठीक है, अब बी ने बी चला लेने के लिए पॉइजन, बट बी के पास पैसे नहीं है, तो उसको पॉइजन लाने के पैसे दिए सी ने. डी है, डी ने क्या करा, उस पॉइजन को लेकर के गई और एक कप चाय बनाई नीट. ई ने क्या करा, ई ने इस पॉइजन की जो बोतल थी उसकी कुछ ड्रॉप्स डाल दी चाय के कप के अंदर और एफ जा कर के ए को वो चाय दे करके आ गया. तो इस केस पर क्या हुआ कि चाय पीते ए मर गया. अब जब कोर्ट के आगे मैटर गया तो सब समझ में आ गया क्या क्या हुआ. तो सेक्शन 34 बोलता है कि अगर सबका कॉमन इंटेंशन होगा तो उस केस पर बी सी डी ई और एफ सबके सब लायबल होंगे मर्डर के लिए. जितने लोग होंगे वो सब लायबल होंगे मर्डर के लिए. अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता किसने क्या काम करा, भले ही पॉइजन ई ने मिलाया चाहे एफ ने पिलाई, बट बी सी डी भी इक्वली लायबल है कि बी पॉइजन लेकर के आया, सी ने पैसे दिए, ई ने चाय बनाई. चाय बनाना भी उसके लिए क्योंकि उसका इंटेंशन सेम था. बट वहीं पर को ये सोचो कि बी का इंटेंशन और बी सी का इंटेंशन डिफरेंट है. बी का इंटेंशन घर से चोरी करके भागने का है, बी सी का इंटेंशन ए को मारने का है. या सपोज जी है, जी का इंटेंशन यहाँ काम ना करके घर में चोरी करने का है और प्रॉपर्टी की कागज़ छीन करके भागने का है, तो प्रॉपर्टी छीन करके भागने का है. तो जी ने इनकी हेल्प नहीं, जी ने इनकी हेल्प करी,
जी ने हेल्प करने की क्या करा कि जी ने पॉइजन का पता लगाया, अच्छा पॉइजन कौन सा है, बट जी का जो इंटेंशन है वो चोरी करने का है, ठीक है। इस केस में बी सी डी एफ जी तो है मर्डर के लिए, बट जी विल बी लायबल फॉर जो एप्लीकेबल होगा, जी उसके लायबल, जी नॉट लायबल फॉर मर्डर, इसका इंटेंशन डिफरेंट होगा। अगर कुछ लोगों का इंटेंशन सेम है और काम अलग अलग है, तब वो लायबल साथ पे नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर। ये है when a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, each of such persons liable for the act in the same manner as if done by him alone। तो सब के सब लायबल है कि चाय बनाने के लिए, सब लायबल है पॉइजन खरीदने के लिए, सब लायबल है पॉइजन को चाय मिलाने के लिए, सब लायबल है पॉइजन को ये को पिलाने के लिए, ठीक है। बट अगर इंटेंशन अलग है तो ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा। अब आकर के हम देखेंगे कुछ केस लॉस। तो पहला केस तो हमारे पास जो है वो ये है, संतोष देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा। When an offence is sought to be proved only on circumstantial evidences, जब आप कभी किसी ऑफेंस को सर्कमस्टांशियल एविडेंस से प्रूव करते हो, the allegations of common intention under section 34 of the IPC normally cannot be established in the absence of meeting of mind। आपका माइंड मीट नहीं कर रहा है तो उसको एस्टेब्लिश करना बहुत डिफिकल्ट है। The overt act of the accused by the conduct by using the weapon by the utterance of words, कि वो मैंने क्या क्या काम करा उससे आप प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट था। मतलब जी ने पॉइजन का पता लगाया था, पर उसका जो इंटेंशन था मारने का नहीं था, उसका इंटेंशन था कि वो जाकर के चोरी कर ले घर पर, कि वो हल्का सा पॉइजन टेस्ट करे, उसे बीमार पड़े, उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाए तब वो चोरी कर ले, उसका इंटेंशन वो था। तो ऐसे इंटेंशन प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है। दैट्स वाई उनकी कंडक्ट देख करके, उनका वेपन देख करके, उनकी एक्ट देख करके आप पता लगाओगे कि उनका इंटेंशन क्या था, बिकॉज ऐसे इंटेंशन प्रूव करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। सेकेंड केस स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस फौजा से। इस केस में क्या कहा गया है कि इफ सम एक्ट इज डन बाय द अक्यूज्ड पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ हिज को अक्यूज्ड, ही इज इक्वली लायबल फॉर हिज को अक्यूज्ड। अब जैसे एग्जांपल और लेते हैं, ए बी सी तीन दोस्त हैं, एक लड़की है एफ, इनको ये लड़की पसंद है, तो ये दोनों प्लान करते हैं कि जा करके इसका रेप करते हैं, ठीक है। अब जो बी है ये इसको जानता है, इसका दोस्त है, बी को इनकी इंटेंशन के बारे में पता है, बट उसके बाद भी बी इनकी हेल्प करने के लिए एफ को एक जगह बुला लेता है, एक सिक्योरिटी प्लेस बुला लेता है, जहाँ पर उनको फिर ए और सी गलत काम करते हैं, एंड ये जाकर कोर्ट पे केस करती है, एफआईआर रजिस्टर करती है। तो जो बी है, बी ने भले ही रेप ना करा हो, बट बी विल ऑल्सो बी लायबल फॉर रेप, ठीक है। तो ये सेक्शन 34 का मतलब है। सबसे ज़्यादा जो सेक्शन अट्रैक्ट होता है कोई कॉमन क्राइम पर, जहाँ ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो सेक्शन 34 और 120 बी है। जब 120 बी पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि कैसे और क्या क्या हो रहा है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम आते हैं उस जजमेंट के हिसाब से, जजमेंट को समझाने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। जजमेंट थर्ड, इन ऑर्डर टू रामविलास सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इन ऑर्डर टू कन्विक्ट अ पर्सन वाइकेरियसली लायबल अंडर सेक्शन 34 और सेक्शन 149, it is not necessary to prove that each and every one of them had indulged in overt sin। मैं एग्जाम्पल दिया आपको बी वाला, बी ने कोई गलत काम नहीं करा, बी ने सिर्फ अपने दोस्त को उठा करके यहाँ से उस जगह लेकर के आया, दैट्स इट। इसने कोई ओवरटेक नहीं करा, तो उसको प्रूव करना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसने कोई ओवरटेक करा हो। अगर वो साथ में था, उसका इंटेंशन था, तो उस केस पर ही विल बी हेल्ड लायबल, ठीक है। फोर्थ, अब्दुल्ला कुनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, when the accused rushed with drawn itself showed that he shared the common intention, hence liable for conviction of case of Revy 34। तो सेक्शन में बेसिकली क्या हुआ था कि कोई और लोग जने मार रहे थे किसी को, और कुछ लोग मिलकर किसी का मर्डर कर रहे थे, तो जो अक्यूज है इस केस में वो सिर्फ तलवार लेकर के भागते हुए गया, उसने मारा नहीं, वो भागते हुए गया तलवार लेने के, तो उसका जो इंटेंशन था वो सेम था, भले वो आदमी मर गया बट ही हैड लायबल फॉर मर्डर बिकॉज उसका इंटेंशन भी सेम था। निथाला पथुराजू वर्सेस फ्रॉम आंध्र प्रदेश, both section 149 and 34 is the combination of persons who became liable to be punished as sharers in the commission of offence।
Non-applicability of section is therefore no bar in convicting the accused under substantive section. Read 34, if the evidence discloses commission of an offence and further the common intention of them all. तो आप उनको पनिश कर सकते हो, बहुत सिंपल है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। रंगास्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, mere surrender by appellant along with accused before police does not show meeting of mind as to bring the case to the ambit of section 34. उसे सरेंडर करना इज नॉट दैट बिग अ थिंग। आप सरेंडर कर दोगे तो दिखाता नहीं है कि आपका इंटेंशन नहीं था, हो सकता है आपको और कारण से सरेंडर करा हो, आप गिल्टी हो तो पकड़ा गया हो, ठीक है, तो आपका हो सकता है इंटेंशन चोरी करने का हो और उसका इंटेंशन मारने का हो, मर्डर का हो। आप चोरी करने के लिए अंदर गए थे, वो मारने के लिए गया था, आप अंदर पहुँचते हो, देखते हो पकड़ा, डेथ बंदा मरा पड़ा है, आप चोरी करते हो, भागते हो, दोनों पकड़े जाते हो और दोनों काम करते हो, दोनों को गिल्ट होता है, दोनों जाकर सरेंडर कर देते हो। तो आप सरेंडर कर रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि 34 अप्लाई होगा ही होगा, क्योंकि आपकी जब तक माइंड मीट नहीं करेंगे, जब तक आपका कॉमन इंटेंशन मीट नहीं करेगा, कुछ भी नहीं हो सकता। लास्ट, हरि ओम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। In order to bring a case under section 34, it is not necessary that there must be prior conspiracy or premeditation. The common intention can be formed in the course of occurrence. अब मैं एग्जाम्पल देकर के बताता हूँ। A, B, C, D, E 5 लोग हैं जिनको F का मर्डर करने का इंटेंशन जिन लोगों का है, ठीक है। B का भी इंटेंशन मर्डर करने का है नहीं, B अलग है, B के साथ गया हुआ घूमने के, 4-5 दोस्त हैं। A, C, D का मर्डर मारने का है। A, C, D ने मारने के लिए चाकू, तलवार, बंदूकें, डंडे जो निकाले और F की पिटाई करना शुरू कर दी। B सिर्फ देख रहा है, B को पता नहीं कि ये लोग मार क्यों रहे हैं, उसका इंटेंशन मारने का था ही नहीं, उसको पता नहीं था कि क्या हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो B ने क्या करा, बेसिकली B ने जाकर के F को देखा और उसको B को पता चलता है कि F ने इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट का पैसे छुपाया। अब B को भी लगता है कि मारो इसको, और B चला के बोलता मारो इसको, मारो इसको, मारो, इससे पैसे छुपाए। तो उस केस पर B भी लायबल होगा इंटेंशन। B का इंटेंशन पहले से नहीं था, बाकी सबने प्लान करा कैसे मारेंगे, B उस प्लान में नहीं शामिल था। बट जब B को पता चला कि इसने पैसे छुपाए हैं, कुछ और करा है, तो B ने भी कहा मारो मारो, तो इस केस में B विल बी हेल्ड लायबल, सेम एज ABCD एंड, ठीक है। ये हमारे कुछ केस लॉस में जो हमने कवर करे और जिनको हमने समझा सेक्शन 34 का। सेक्शन 34 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं सेक्शन 35 पर। When such an act is criminal by reason of it being done with a criminal knowledge or intention. Whenever an act which is criminal only by reason of it being done with a criminal knowledge or intention is done by several persons, each of such person who joins in the act with such criminal knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act done by him alone with that knowledge or intention. जहाँ कोई एक्ट करने के लिए क्रिमिनल नॉलेज की रिक्वायरमेंट थी और ग्रुप में कोई एक्ट होता है, भले वो इंसान उसमें इन्वॉल्व था नहीं था, तो सेम चीज़ मानी जाएगी कि उस बंदे का उसमें इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है। इफेक्ट कॉज पार्टली बाय एक्ट, पार्टली बाय ओमिशन। Wherever the causing of a certain effect or an attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offence, it is to understand that causing the effect partly by act, partly by omission is a same offence. तो अगर आप कुछ एक ऑफेंस होना है जो सिर्फ एक्ट ओमिशन से होगा, लाइक आप कहीं जाकर गड्ढा खोद रहे, वो गिर कर मर जाए, तो आपने एक एक्ट करा, आधा आपका एक्ट हुआ, आपको गिरे ना गिरे आपको पता नहीं है। वहीं आप जा रहे हो, एक आदमी इस तरफ आ रहा है, अब उसे इन्फॉर्म नहीं करते हो कि भाई यहाँ गड्ढा खोद रहा है तो मत जा, इसको नहीं मारना, तुम ज़्यादा गिरते मर जाते हैं। तो इस केस में आधा एक्ट करने से हुआ, गड्ढा खोदने से हुआ, और आधा जो क्राइम हुआ वो ओमिशन से हुआ, ना बताने से हुआ। तो इस केस में भी to be considered that offense हुआ है। A intentionally causes Z's death partly by illegally omitting to give Z food and partly by eating Z. A has committed murder. A ने दोनों काम करे, A ने पिटाई भी लगाई Z की और Z को खाना भी नहीं खिलाया। पिटाई लगने से कमज़ोर होकर चले गई, हो गया एक केस है ऑलरेडी बेसिकली उसके ऊपर, वो हमने कल शायद डिस्कस भी करा था। वो कमज़ोर होकर चलेगी, उसकी पिटाई होने पर लगी है, कमज़ोर होकर चलेगी, उस केस पर इट विल बी कंसिडर्ड एज अ crime. Co-operation by doing one of several acts constituting an offence. When an offence is committed by means of several acts, whoever intentionally cooperates in the commission of that offence by doing any one of those acts with a singly or jointly a person commits that offence. जो मैंने एग्जाम्पल दिया पॉइजन लेकर आना डालना वाला, उसकी बात कर रहे हैं, उससे आप इसको रिलेट करके समझ सकते हो। दिस वेरी इजी की रीडिंग वालों समझना आ जाएगा। Illustration. A and B agree to murder Z by severally and at different times, giving small dose of poison.
A and B administers the poison according to the agreement to keep the murder Z as from the effect of Z goes here A and B needs to operate commit murder. ठीक है, अब इसको समझाता हूँ आप लोगों को। A और B दो दोस्त हैं, इनको C को मारना है, बट A और C दोनों बेसिकली कुक हैं जो अलग अलग टाइप का काम करते हैं। तो अगर इनसे एक बंदा पॉइजन खाकर मारेगा तो पता चल जाएगा कि मैं पॉइजन लेकर के मारा है, क्योंकि C चाय के अलावा कुछ लेता ही नहीं है। तो अब क्या हुआ, A ने बहुत छोटी सी डोज में पॉइजन दिया। अब इनको C को किसी भी हालत पर 50 दिन के अंदर मारना है, और जो इनके पास पॉइजन है जितनी डोज ये दे रहे हैं तो उसको कम से कम 100 दिन लगेंगे मारने पर, जब तक डोज बढ़ाएगा। तो अगर दो डोज बढ़ाना शुरू करेंगे तो चाय का टेस्ट खराब हो जाएगा। सिंगल स्पून से काम चल जा रहा है, तो सिंगल स्पून A को डालना है, सिंगल स्पून B को डालना है। तो दोनों अपने अपने टाइम पर जाकर किसी को चाय पिलाते हैं, तो एक एक चम्मच पॉइजन की चाय में मिला देते हैं और से मर जाते हैं। तो इस केस पर A और B दोनों लायबल होंगे फॉर द क्राइम ऑफ मर्डर। ठीक है, तो दिस इज क्लियर। A and B are joint jailers and as such have charge of Z, a prisoner, alternately for 6 hours at a time. A and B intending to cause Z's death, knowingly cooperating in causing that effect by illegally omitting each during the time of his attendance to furnish Z with food supplied to them for purpose such as of hunger, both A and Z are guilty of murder. अब दो लोग थे A और Z, A और B, उन्होंने Z को खाना नहीं दिया। A और B ने Z को खाना नहीं दिया, A अपने टाइम में B ने अपने टाइम पर, तो भूख से Z मर गया। तो इसमें A और B दोनों लायबल होंगे सिमिलरली। A jailer has the charge of Z, a prisoner A. A jailer has the charge of Z, a prisoner A, intending to cause Z's death illegally omits to supply Z with food. In consequence of it, Z is much reduced in strength, but the starvation is not sufficient to cause his death. A is dismissed from his office and B succeeds in. B, without collusion or cooperation with A, illegally omits to supply Z with food, knowing that he is likely thereby to cause Z's death. Z dies of hunger. B is guilty of murder, but A does not cooperate with B. A is guilty of attempt to murder only. इसका मतलब क्या है, ये समझते हैं। A और B दो लोग हैं, उनको Z को मारना है। तो अभी A इस सिचुएशन में जेलर है, तो सब कुछ A के हाथ पर है। A Z को खाना नहीं खिलाता, बट खाना ना खिलाने की वजह से Z बहुत कमज़ोर हो गया, मरा नहीं है, बट इतने में A का ट्रांसफ़र हो जाता है, एज ट्रांसफ़र। अब A Z का कुछ नहीं कर सकता, इतने में B आ जाता है। ठीक है, जैसे B निकल करके आता है तो A और B दूसरे को जानते भी नहीं है। जो काम A कर रहा होता है B भी सेम काम करता है कि Z को खाना देना बंद कर देता है। अब भूख से Z मर जाता है। इस केस में जो B है वो रिस्पॉन्सिबल होगा मर्डर के लिए, क्योंकि उसने Z को खाना नहीं खिलाया और Z मर गया। बट A विल बी लायबल फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर, उसने अटेम्प्ट करा मारने का बट मारा नहीं। वहीं पर को अगर A और B आपस में कल्यूट करते कि भाई तू ऐसा कर, हम ऐसा करके मार देंगे, उस केस पे सेक्शन 34 35 अप्लाई हो जाता और फिर A और B दोनों मर्डर के लिए लायबल होते। दिस इज व्हाट द सेक्शन सेज। अब आते हैं सेक्शन 38 पर। पर्सन्स कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। When several persons are engaged or concerned in the commission of a crime, they may be guilty of different offences by means of that act. A attacks Z under such agreement of, अब एग्जाम्पल दे रखा है, इसको समझते हैं फिर सेक्शन समझने की कोशिश करेंगे। A attacks Z under such circumstance of giving provocation that his killings of Z would be only culpable homicide, not amounting to murder. A ने Z को अटैक करा एक सर्कमस्टेंस पर कि प्रोवोकेशन हो गया था, तो A उसको इस तरीके से मार रहा है कि मतलब पढ़ाई कर रहा है, बट वो ऐसे मार रहा है कि कल्पित होमिसाइड और मर्डर ना बने। ठीक है, B हैविंग इल विल टुवर्ड्स Z and intending to kill him and not having been subjected to the provocation assist A in killing Z. Here the A and B are both engaged in causing Z's death. B is guilty of murder, A is guilty of culpable homicide. तो आप देख सकते हो कि जो आपका मेंसरिया है उसका कितना इंपॉर्टेंस है, बिकॉज सभी मेंटल एलिमेंट के ऊपर डील हो रहा है। तो पूरा आपका जो डील हो रहा है वो हो रहा है मेंटल एलिमेंट के ऊपर। यह मेंटल एलिमेंट आपके सामने हाथ पर निकल करके आ रहा है। वाई, क्यों, क्या, कब, कैसे, क्या हो रहा है। एग्जाम्पल में क्या कहा, एग्जाम्पल ने कहा कि Z को मारना है, तो A का Z ने कुछ गुस्सा आया, लड़ाई हुई, A ने Z की पिटाई शुरू कर दी। ठीक है, तो सपोज गाड़ी की टक्कर हुई, Z ने कुछ बोला, A ने कुछ बोला, बात बिगड़ गई, A ने Z की पिटाई करी, A का वो गुस्सा है, A ने गुस्से में Z को मार दिया। ठीक है, बट A Z को जानता भी नहीं था, B Z को जानता है, B को Z B ने A के मारने में Z को मारने में A की हेल्प करी,
जैसे जेड मर गया, अब बी और बी जेड को जानता था, बी ए को नहीं जानता, ए बी को नहीं जानता, ए जेड को नहीं जानता, ए किसी को नहीं जानता, ए ने सिर्फ गुस्से में आकर के पिटाई करी, तो ए का जो ऑफेंस है वो है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, 299 में डिफाइन कर रखा है। बट जो बी का इंटेंशन है उसका इंटेंशन मारने का है, तो ही विल बी लायबल फॉर मर्डर। ठीक है, अब आते हैं वॉलंटरी पर। वॉलंटरीली मतलब है अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरीली when he causes it by means whereby he intended to cause it, or by means which at time of employing those means he knew or had reason to believe like to cause it। तो अगर कोई इंसान, अब तक कहोगे किसी इंसान ने वॉलंटरी एक्ट करा है जब वो उसमें किसी ऐसे इंटेंशन से करता है जिससे उसको पता हो कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। ए सेट्स, एग्जाम्पल देकर समझते हैं, ए सेट्स फायर बाय नाइट टू एन इनहेबिटेड हाउस इन अ लार्ज टाउन फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग अ रॉबरी एंड दिस कॉजेज द डेथ ऑफ अ पर्सन। Here, A may have not intended to cause death and may even be sorry that death has been caused by this act, yet if he knew that he was likely to cause death, he has caused death voluntarily। तो अगर आपको पता है कि आपको किसी एक्ट से कुछ हो जाएगा तो आप वॉलंटरीली वो एक्ट कर रहे हो। बेसिकली आपको पता है कि इस घर में कोई नहीं रहता, आपको पता है कि यहाँ ना कोई आता है ना कोई जाता है, आपने सब ड्यू डिलिजेंस कर रखा है, आप चोरी करने के पर्पज के लिए आग लगाते हो और कोई मर जाता है, उस केस में आपने वॉलंटरी डेथ कॉज नहीं करी, उस केस में डेथ बाय मिस्टेक बाय एक्सटेंशन ऑफ समथिंग कॉज हो, वो आपकी गलती से आपका इंटेंशन था ही नहीं। बट वहीं पर को आपको पता था कि बंदा यहाँ पर रात को आता है, बट आपने कहा छोड़ ये भिखारी तो कौन सी बड़ी बात है, मैं आगे लगाता हूँ चोरी करता हूँ तो खुशी खुशी रहूँगा, और वो भिखारी जल करके मर जाता है, उस केस में आप अब लायबल हो जाओगे वॉलंटरी कॉजिंग मर्डर के लिए। ठीक है, अब आते हैं ऑफेंस। Except in the chapters and sections mentioned in clause 2 and 3 of this section, the word offense denotes a thing punishable by the school। offense का मतलब है चैप्टर क्लॉज 2 क्लॉज 3 इस सेक्शन में जो दे रखा है, उसके अलावा वर्ड ऑफेंस का मतलब है जो भी चीज़ इस कोड के अंदर पनिशबल होगी। चैप्टर 4 चैप्टर 5 एंड फॉलोइंग सेक्शन में भी इतना ये सब पढ़ना अपन सेक्शन है। ऑफेंस डिनोट्स अ थिंग पनिशबल अंडर दिस कोड और अंडर एनी स्पेशल लोकल लॉ एज हैव डिस्क्राइब। And in section इतना the word offence has the same meaning when the things punishable under the special local laws is punishable under such law with imprisonment of terms of 6 months of first or without fine। तो अब थोड़ा सा बस इसका पार्टीशन और वो कर रखा है, तो क्या कह रहा है कि चैप्टर 2 और 3 के अंदर क्लॉज में जो सेक्शन मेंशन कर रखे हैं, इसके अलावा जो वर्ड ऑफेंस इसका मतलब होगा कि जो कोई भी चीज़ ऐसी लॉ से पनिशेबल हो जो किसी स्पेशल और लोकल लॉ के अंदर पनिशेबल हो। ठीक है, कोई भी चीज़ जो पनिशेबल हो इस कोड के अंदर है किसी लोकल स्पेशल लॉ के अंदर, वो ऑफेंस होगा। बट जो सेकंड पार्ट कहता है वो कहता है सेक्शन 4 176 177 201 212 16 441, यहाँ जो ऑफेंस का मतलब है वो ये है कि अगर कोई चीज़ किसी लोकल स्पेशल लॉ के अंदर पनिशेबल है तो तब वो जा करके यहाँ पर को ऑफेंस काउंट होगी, अदरवाइज काउंट नहीं होगी। और हम आते हैं स्पेशल लॉ पर। स्पेशल लॉ लॉ एप्लीकेबल टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर एप्लीकेबल होगा वो होगा आपका स्पेशल लॉ। फिर आता है लोकल लॉ। लोकल लॉ इज लॉ एप्लीकेबल ओनली टू पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया, जो इंडिया के किसी पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर एप्लीकेबल हो। स्पेशल लॉ क्या है? देखो, लॉ पार्लियामेंट ने बनाया, सबके ऊपर लागू है, दैट इज़ अ स्पेशल लॉ, वहाँ फिर कोई देखने की जरूरत आपको नहीं है, तो कितना स्पेशल लॉ। बट लोकल लॉ क्या है? लोकल लॉ है कोई भी ऐसा लॉ जो किसी इंडिया के पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर लायबल हो रहा है। फिर इलीगल लीगली बाउंड्री। द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन एंड अ पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड्री वट एवर द इट इज इलीगल इन एन वुमन। तो इलीगल का मतलब क्या है कि जो इलीगल वर्ड है ये हर चीज़ के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, जो भी कोई चीज़ ऑफेंस होगी उसके ऊपर वर्ड इलीगल एप्लीकेबल होगा। ठीक है, या ऐसी चीज़ के ऊपर एप्लीकेबल होगा जहाँ सिविल लायबिलिटी निकल करके आती है। तो बहुत बेसिक ऐसे पढ़ करके आप समझ जाओगे। फिर आते हैं इंजरी। द वर्ड इंजरी डिनोट्स एनी हार्म वेदर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी माइंड रेपुटेशन प्रॉपर्टी। तो 4-5 चीज़ें रखी हैं। अगर बॉडी माइंड रेपुटेशन प्रॉपर्टी में किसी बंदे को लॉस से हार्म होता है देन इट इज इंजरी, अदरवाइज इंजरी। फिर आता है लाइफ पर। द वर्ड लाइफ डिनोट्स लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कंट्री अप्लाइज फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। कहीं भी वर्ड लाइफ यूज़ कराओ उसका मतलब है कि ह्यूमन की लाइफ, जानवर की लाइफ से मतलब नहीं, किसी और की लाइफ से मतलब नहीं, मतलब है तो सिर्फ इससे मतलब है कि लाइफ का मतलब है कि ह्यूमन बीइंग की लाइफ। डेथ। द वर्ड डेथ डिनोट्स द डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। अगर कॉन्टेक्स्ट से कॉन्ट्ररी अपीयर नहीं हो रहा है तो डेथ का मतलब है
कि किसी ह्यूमन बीइंग की डेथ। एनिमल, एनिमल का मतलब क्या, द वर्ड एनिमल डिनोट्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन। इंसान के अलावा कोई भी लिविंग क्रिएचर को आप एनिमल बोलोगे। मकड़ी एनिमल, छिपकली एनिमल, सांप एनिमल, शेर एनिमल, लंगूर एनिमल, बंदर एनिमल, कुत्ते एनिमल, बिल्ली एनिमल, सब एनिमल है। कोई भी इंसान जो ह्यूमन बीइंग के अलावा पैदा हुआ हो, जो चल फिर सकता हो, जो लिविंग क्रिएचर हो, वो एनिमल है। वेसल, द वर्ड वेसल डिनोट्स एनीथिंग नीड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ ऑर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग और प्रॉपर्टी। तो कोई भी चीज़ जो पानी से होकर गुजरती है उसको हम वेसल बोलते हैं। पहले कटोरा हो, टोकरी हो, वो कोई भी चीज़ हो उसको वेसल बोलोगे। वेसल का मतलब है कोई भी चीज़ जो बेसिकली पानी से ट्रेवल करने के लिए आपकी हेल्प करे, वो आपकी वेसल है। ठीक है, अब आते हैं ईयर मंथ में। wherever the word year or the word month is used, it is to be understood that the year or the month is to be reckoned according to the British calendar। तो कहीं पर भी अगर वर्ड ईयर या मंथ यूज है तो उसका मतलब है कि आपको उसको ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से समझना पड़ेगा। कैलेंडर अलग टाइप के थे, हिंदू कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर, मुस्लिम कैलेंडर, ब्रिटिश कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, अलग अलग टाइप के कैलेंडर्स। जो कैलेंडर का मतलब, जिस डेट का मतलब, कैलेंडर का मतलब आईपीसी के अंदर दे रखा है, ईयर मंथ का मतलब आईपीसी के अंदर दे रखा है, तो उसका मतलब होगा जो ब्रिटिश कैलेंडर के अंदर फॉलो होता है वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप अपने मन से कोई नई डेट वगैरह नहीं बना सकते हो, दैट इज़ नॉट अलाउड। फिर हम आते हैं अब सेक्शन पर। सेक्शन को डिवाइड कर रखा 50 पर। द वर्ड सेक्शन नोट्स वन ऑफ दोज पोर्शन ऑफ चैप्टर ऑफ स्कोर व्हिच आर डिस्टिंग्विश्ड बाय प्रीफिक्स न्यूमेरल फिगर। द वर्ड सेक्शन denotes one of those portion of a chapter of the score which are distinguished by prefixed numeral figure। ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, क्योंकि प्रीफिक्स्ड न्यूमेरल फिगर पीछे है किसी वर्ड के, तो वो बन जाएगा आपका सेक्शन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ओथ, द वर्ड ओथ इंक्लूड्स अ सोलम अफर्मेशन सब्सटीट्यूटेड बाय लॉ फॉर एन ओथ। द वर्ड ओथ इंक्लूड्स अ सोलम अफर्मेशन सब्सटीट्यूटेड बाय लॉ फॉर एन ओथ एंड एनी डिक्लेरेशन required or authorized by law to be made for public servant or to be used for purpose of truth whether in a court of justice or not। ओथ का मतलब क्या है? ओथ का मतलब है एक ऐसा अफर्मेशन, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके को बोलने के बाद बाउंड हो जाओगे। जैसे आपने बोला, आप उसको बोलते बाउंड हो जाओगे। फिर आता है गुड फेथ पर। नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव इन गुड फेथ, इट इज डन और बिलीव विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। तो बिना किसी ड्यू केयर और अटेंशन के आप लोग काम करते हो तो गुड फेथ नहीं होता। ठीक है, अब लास्ट वाला सेक्शन है 52A, which talks about harbor। एक्सेप्ट इन सेक्शन 157 और 130 दोनों भी हार्बरिंग की बात ही करते हैं कहीं ना कहीं। एक तरफ हार्बरिंग की बात करी है कि जो वर्किंग है उनकी, और स्टेट बिजनेस की, सेंट्रल बिजनेस की, और दूसरी तरफ बात कर रखी है सिंपल हार्बरिंग की। तो एक्सेप्ट इन सेक्शन 57 सेक्शन 130 द केस विच द हार्बर इज गिवन बाय द वाइफ और हस्बैंड, जब हस्बैंड और वाइफ का हार्बर किया हो, और द पर्सन हार्बर। द वर्ड हार्बर इंक्लूड्स supplying a person with shelter, food, drink, money, clothes, arms, ammunition, other means of conveyance, or the assisting of prison by means whether the same kind as those incumbent in the section of or not to evade apprehension। तो कोई भी हार्बर का मतलब क्या है? अगर आप किसी बंदे की जो भाग करके आया है, कोई अपराधी है, कोई ऐसा बंदा है जो लॉ के खिलाफ काम कर रहा है, उसकी अगर आप हेल्प कर दो बाय प्रोवाइडिंग देम विद फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स, आर्म्स, एम्यूनिशन, कोई भी चीज़ को लेकर के, then in that case you will be considered as harboring a person, you will be punished for the same। तो सेक्शन 57 पर और सेक्शन 50 पर जहाँ पर तो पत्नी हार्बर देती है, तो वहाँ पत्नी के साथ क्राइम हो रहा है तो पत्नी हार्बर कर सकती है अपने हस्बैंड को, बट कुछ केसेस में वहाँ भी हार्बर नहीं कर सकती। तो उसके अलावा हार्बर का मतलब ये है कि किसी पर्सन के शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स, आर्म, एम्यूनिशन, इन चीज़ों को हटा करके उसकी हेल्प करो तो वो आपका हार्बर कहलाएगा। हम लोगों ने आज बड़ी मुश्किल से चैप्टर 2 ख़त्म कर दिया है, हम लोगों ने जनरल एक्सप्लेनेशन समझ ली है। तो अगर मैं समझ करूँ तो जनरल एक्सप्लेनेशन का मतलब है कि जब भी आप इस एक्ट को पढ़ोगे, आप इस एक्ट में दी हुई इंपॉर्टेंट चीज़ों को, जो एक्सप्लेनेशन की चीज़ें दे रखी है, उनको देख करके, उनको पढ़ करके समझोगे कि हार्बर का मतलब क्या है, मैन का मतलब क्या है, ही का मतलब क्या है, जेंडर का मतलब, जेंडर जब ही यूज़ हो रहा है तो उसका मतलब फीमेल भी है। तो सबको आप ध्यान में रख करके समझोगे, क्योंकि जो जो चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी एक्सप्लेन करने की, वो ऑलरेडी यहाँ एक्सप्लेन कर रखी है। कंपनी क्या है, डायरेक्टर क्या है, बॉडी क्या है, कॉर्पोरेट क्या है, कंपनी क्या है, कॉन्टिफिक का मतलब क्या है, रॉन्गफुल लॉस क्या है, रॉन्गफुल गेन क्या है, पब्लिक सर्वेंट क्या है, गवर्नमेंट क्या है, यहाँ सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, सबकी डेफिनेशन दे रखी है। तो आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो। आई एम गोना ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट।
अगर आप चैनल पसंद आया तो वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जहाँ हम बात करेंगे पनिशमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ पनिशमेंट, थ्योरी ऑफ पनिशमेंट की और पनिशमेंट की और सेंटेंसिंग पॉलिसी इन इंडिया के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।